हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। आज का ये क्लास जो है वो विजय पथ सीरीज़ का सेकंड क्लास होने वाला है। इस क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके झारखंड एएनएम के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जन्म के समय दिया जाता है। ठीक है, तो कौन सा जन्म के समय दिया जाने वाला वैक्सीन है। ऑप्शंस है बीसीजी, मीजल्स, डीपीटी या टाइफॉइड। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बीसीजी। बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो का जो वैक्सीन है ओपीवी, वो तीनों जन्म के समय दिया जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का नया नाम क्या है। ऑप्शन है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ मिशन या फिर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसका नया नाम दिया गया है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया यानी कि मलेरिया का नियंत्रण और उन्मूलन, डेंगू का नियंत्रण, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस या फिर कंट्रोल ऑफ एड्स। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है नाको, WHO, यूनिसेफ या फिर ICMR। तो इसका सही आंसर क्या है? कौन नियंत्रण करता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का? तो वो है नाको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ऑप्शन है एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग का पूर्ण उन्मूलन या फिर मलेरिया का नियंत्रण या फिर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो या फिर कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका सही आंसर है एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इज़ ऑल्सो नोन एज। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को ऑल्सो क्या कहते हैं। ऑप्शन है पोषण अभियान, जननी सुरक्षा योजना या फिर आयुष्मान भारत या फिर नेशनल हेल्थ मिशन। तो इसका सही आंसर है पोषण अभियान। दूसरा नाम है किसका? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो इसका सही आंसर क्या है? 5 लाख। 5 लाख की जो राशि है वो प्रति परिवार को प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा राशि दी जाती है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ यानी कि संक्रामक रोगों से बच्चों की रक्षा करना, कुपोषण कम करना, मातृ मृत्यु दर को कम करना या फिर जनसंख्या नियंत्रण करना। तो इसका सही आंसर क्या है? जो भी प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं उनके प्रति वैक्सीन जो है वो बच्चों को देना। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में मलेरिया का मुख्य वाहक यानी वेक्टर कौन सा होता है। तो मलेरिया जो डिजीज़ है वो किस वेक्टर के कारण होती है। ऑप्शंस है एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, एडीज मॉस्क्यूटो या फिर हाउस फ्लाइज। तो इसका सही आंसर क्या है? एनोफिलीज मॉस्क्यूटोस। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस देखते हैं, HIV वायरस की रोकथाम, मलेरिया नियंत्रण, पोलियो उन्मूलन या फिर TB नियंत्रण। तो इसका सही आंसर क्या है? HIV संक्रमण की रोकथाम। एड्स जो है वो HIV वायरस के कारण होता है, इसलिए HIV की रोकथाम जो है वो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP जो है वो किस वर्ष में शुरू किया गया था। ऑप्शन क्या है? 1978, 1985, 1992 या 2005। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो किस वर्ष में शुरू किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1985। 1985 में जो है वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में टीबी को किस वर्ष तक समाप्त करने का है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का एम क्या है एलिमिनेट करने का, टीबी को किस साल तक एलिमिनेट करने का। ऑप्शन है 2025, 2030, 2035 या 2040। तो इसका सही आंसर है 2025 तक का एम था नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का। ठीक है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि जो मलेरिया के प्रति जो प्रोग्राम है में मलेरिया की पुष्टि के लिए कौन सी जांच सबसे अधिक उपयोग की जाती है। तो कौन सा टेस्ट जो है वो उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पेरिफेरल ब्लड सीमर, यूरिन टेस्ट, एक्सरे या फिर CT स्कैन। तो इसका सही आंसर क्या है? पेरिफेरल ब्लड सीमर टेस्ट जो है वो किया जाता है किसके लिए? मलेरिया की पुष्टि के लिए।
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि NACP का मुख्य फोकस किस पर है? ऑप्शन है HIV संक्रमण की रोकथाम के लिए, कैंसर नियंत्रण के लिए, मधुमेह यानी डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए, या फिर मलेरिया कंट्रोल के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है HIV संक्रमण की रोकथाम के लिए। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम में कुष्ठ रोग के उपचार के लिए कौन सी दवा पद्धति उपयोग की जाती है? ठीक है, तो कौन सी दवा पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? सिंगल ड्रग थेरेपी यानी कि एकल औषधि उपचार, मल्टी ड्रग थेरेपी, एंटीबायोटिक थेरेपी, या फिर हार्मोन थेरेपी। तो इसका सही आंसर क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी यानी कि बहु औषधि उपचार का जो है वो यूज़ किया जाता है किसको? लेप्रोसी को, यानी कि कुष्ठ रोग को रोकने के लिए प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कुपोषण कम करना, पोलियो इरेडिकेशन, या फिर TB कंट्रोल, या फिर एड्स कंट्रोल। तो इसका सही आंसर क्या है? माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण को कम करना जो है वो पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है। आयुष्मान भारत योजना का दूसरा प्रमुख घटक कौन सा है? तो आयुष्मान भारत योजना का दूसरा प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, या फिर पोलियो प्रोग्राम, या फिर मलेरिया प्रोग्राम, या फिर एड्स कार्यक्रम। तो आयुष्मान भारत योजना का दूसरा प्रमुख घटक क्या है? वो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाना। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत MR टीका किन रोगों से सुरक्षा देता है? तो MR वैक्सीन जो है वो किन रोगों के खिलाफ दिया जा रहा होता है? ऑप्शन है मीजल्स एंड रूबेला, पोलियो एंड टिटनस, डिप्थेरिया एंड पर्ट्यूसिस, या फिर TB एंड मीजल्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है खसरा एंड रूबेला यानी मीजल्स एंड रूबेला। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में मलेरिया का कारक जीव कौन सा है? तो किस जीव के कारण जो है वो मलेरिया होता है? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, वायरस, बैक्टीरिया, या फंजाई। तो इसका सही आंसर है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कारण जो है वो मलेरिया हो रहा होता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत HIV संक्रमण की जांच किस परीक्षण से की जाती है? ऑप्शन है एलिजा टेस्ट, विडाल टेस्ट, मॉन्टक्स टेस्ट, या फिर ब्लड कल्चर। तो इसका सही आंसर क्या है? एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट जो है वो एड्स की पुष्टि के लिए की जा रही होती है, यानी कि HIV इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए की जाती है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत BCG टीका शरीर के किस भाग में लगाया जाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है लेफ्ट अपर आर्म, राइट अपर आर्म, थाई, या फिर बुटॉक्स। तो इसका सही आंसर क्या है? बच्चे को जो है वो जन्म के समय BCG का जो टीका पड़ता है वो शरीर के किस भाग में पड़ रहा होता है? इसका सही आंसर है लेफ्ट अपर आर्म, यानी कि बायां कंधा जो होता है, बायां आर्म पे जो है वो लगाया जा रहा होता है BCG का टीका। DPT टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो DPT वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, मीजल्स, पोलियो, टेटनस। डिप्थेरिया, मीजल्स, पोलियो, या फिर TB, पोलियो, मीजल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। कुपोषण का सबसे गंभीर रूप कौन सा है? ऑप्शन है क्वेशियोर्कर, मेरास्मस, एनीमिया, या फिर रिकेट्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मेरास्मस। मेरास्मस जो है वो माल न्यूट्रिशन का यानी कुपोषण का सबसे गंभीर रूप है। विटामिन A की कमी से होने वाले सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, बीटॉट स्पॉट्स, या फिर कॉर्नियल अल्सर, या फिर ब्लाइंडनेस। तो इसका सही आंसर क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी जो है वो सबसे पहला सिम्टम यानी प्रारंभिक लक्षण होता है विटामिन A की डेफिशिएंसी का। ORS घोल का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है संक्रमण रोकना, शरीर में जल और लवण की कमी पूरी करना यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का और वाटर का रिप्लेसमेंट करना, दस्त तुरंत रोकना, या फिर बुखार कम करना। तो इसका सही आंसर क्या है? ORS का मेन फंक्शन शरीर में क्या होता है? तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस को मेंटेन रखना यानी कि रिप्लेस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, दस्त के कारण होने वाले निर्जलीकरण का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? तो दस्त के कारण जो निर्जलीकरण हो रही है उसका सबसे सामान्य लक्षण क्या है? ऑप्शन है ड्राई स्किन यानी कि त्वचा का सूखापन, वजन बढ़ना, भूख बढ़ना, या तेज बुखार। तो इसका सही आंसर है त्वचा का सूखापन यानी ड्राई स्किन। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में खसरा का टीका किस आयु में लगाया जाता है? यानी कि मीजल्स का वैक्सीन किस उम्र में दिया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत? ऑप्शन है 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने, या 18 महीना। तो इसका सही आंसर क्या है? 9 महीने। 9 महीने पे जो MR है उसका वैक्सीन दिया जा रहा होता है, MR वैक्सीन दिया जा रहा होता है मीजल्स और रूबेला के लिए। विटामिन D की कमी से बच्चों को कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी, या फिर प्लेग्रा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रिकेट्स। रिकेट्स जो बीमारी है वो विटामिन D की कमी से हो रहा होता है बच्चों में। दस्त के दौरान जिंक की गोली कितने दिनों तक दी जाती है? ठीक है, तो अगर बच्चे को दस्त हो रहा है तो जिंक की गोली कितने दिनों तक दी जाती है? ऑप्शन है 5 दिन, 7 दिन, 10 से 14 दिन, या 21 दिन। तो इसका सही आंसर है 10 से 14 दिनों तक दी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओआरएस का प्रभाव मुख्यतः शरीर में किस प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, तो ओआरएस का प्रभाव किस प्रक्रिया के कारण होता है। ऑप्शन है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन डाइजेशन, फैट एब्जॉर्प्शन या हार्मोन सिक्रीशन। तो इसका सही आंसर क्या है, सोडियम ग्लूकोज सह परिवहन के कारण जो है वो ओआरएस जो है वो काम कर रहा होता है शरीर में। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में क्या पेंटावेलेंट टीके का पहली खुराक किस आयु में दी जाती है। तो पेंटावेलेंट जो वैक्सीन होता है उसका पहला खुराक कब दिया जा रहा होता है। ऑप्शन है एट बर्थ, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह या 14 सप्ताह। तो इसका सही आंसर है 6 सप्ताह। 6 सप्ताह पर जो है वो पेंटावेलेंट का पहला डोज बच्चे को दिया जा रहा होता है। कुपोषण में क्वाशियोर्कर का प्रमुख लक्षण क्या होता है। तो क्वाशियोर्कर का प्रमुख लक्षण क्या होता है। ऑप्शन है शरीर में सूजन, अत्यधिक दुबलापन, हड्डियों का ढेलापन या फिर रक्तस्राव। तो इसका सही आंसर क्या है, शरीर में सूजन। शरीर में सूजन यानी एडीमा जो है वो प्रमुख लक्षण है क्वाशियोर्कर का। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है बेरीबेरी, रिकेट्स, स्कर्वी या फिर प्लेगरा। तो इसका सही आंसर क्या है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेरीबेरी। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में OPV का पहली खुराक जो है वो कब दिया जा रहा होता है। ये मैंने आपको इस वीडियो के बीच में क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए भी बताया है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को लगातार देखते आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो आपका वहीं से ही क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शंस देखते हैं, जन्म के समय, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह या 14 सप्ताह। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है जन्म के समय। जन्म के समय जो है वो OPV का 0 डोज दिया जा रहा होता है। गंभीर निर्जलीकरण में सबसे खतरनाक जटिलता क्या हो सकती है। ऑप्शन है शॉक, फीवर, कफ या एलर्जी। तो इसका सही आंसर है शॉक। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो उसमें क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है। विटामिन C की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी या प्लेगरा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है स्कर्वी। स्कर्वी जो है वो विटामिन A की कमी से होने वाली बीमारी, विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी है। ठीक है, विटामिन A से जो बीमारियां हो रही होती है वो आँख से रिलेटेड होती है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, दस्त के दौरान ORS देने का सबसे सही तरीका क्या है। ऑप्शन है एक बार में अधिक मात्रा, धीरे धीरे, बार बार, केवल दिन में एक बार या केवल भोजन के बाद। तो इसका सही आंसर क्या है, धीरे धीरे, बार बार यानी कि स्मॉल फ्रीक्वेंट सिप्स में जो है वो ORS दिया जा रहा होता है दस्त के दौरान। विटामिन K की कमी से मुख्यतः कौन सी समस्याएं होती हैं। ऑप्शन है रक्त का थक्का ना बनना, हड्डियों का कमज़ोर होना, रतौंधी या फिर त्वचा रोग। तो विटामिन K अगर कम हो जाए शरीर में तो उसके कारण क्या होता है, रक्त का थक्का ना बनना यानी कि इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि विटामिन K का जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो अगर विटामिन K की कमी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में MR टीका किन रोगों से सुरक्षा देता है। ऑप्शन है मीजल्स एंड रूबेला, पोलियो एंड टिटनस, डिप्थेरिया एंड पर्ट्यूसिस या फिर TB एंड मिजल्स। तो इसका सही आंसर क्या है, खसरा और रूबेला यानी मीजल्स एंड रूबेला। दस्त के दौरान शरीर के सबसे अधिक कौन सा इलेक्ट्रोलाइट निकलता है। तो दस्त के दौरान सबसे ज़्यादा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट शरीर से लॉस होता है। ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, आयरन या फॉस्फोरस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सोडियम। सोडियम जो है वो शरीर से सबसे ज़्यादा लॉस होता है। महिला प्रजनन तंत्र में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन सामान्यतः कहाँ होती है। तो महिला के शरीर में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है। ऑप्शन है यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या फिर सर्विक्स। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है। गर्भावस्था का सबसे प्रारंभिक संभावित लक्षण क्या होता है। तो प्रेगनेंसी का सबसे अर्लीस्ट सिम्टम क्या होता है। ऑप्शन है मानसिक धर्म का रुकना यानी कि एमेनोरिया, भ्रूण की हलचल यानी क्विकनिंग, स्तनों में दूध बनना यानी मिल्क सिक्रीशन या फिर गर्भाशय का बढ़ना एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। तो इसका सही आंसर क्या है, एमेनोरिया यानी कि मानसिक धर्म का रुकना जो है वो सबसे अर्लीस्ट साइन होता है प्रेगनेंसी का। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए सबसे विश्वसनीय परीक्षण कौन सा होता है। तो मोस्ट रिलायबल परीक्षण कौन सा होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट या फिर यूट्राइन एनलार्जमेंट। तो इसका सही आंसर है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो होता है वो सबसे रिलायबल ये होता है प्रेगनेंसी की पुष्टि के लिए। ANC यानी एंटीनेटल केयर के दौरान गर्भवती महिला को कम से कम कितनी बार जाँच करानी चाहिए। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। तो एंटीनेटल विजिट यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान औरत गर्भवती महिला जो है उसको कितनी बार जांच करानी चाहिए। इसका सही आंसर है 4 बार उसको कम से कम हॉस्पिटल जो है वो विजिट करना चाहिए एंटीनेटल चेकअप्स के लिए 9 महीने में। प्रसव का पहला चरण किससे संबंधित है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है। ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण प्रसार यानी कि सर्वाइकल डायलेशन, बच्चे का जन्म, प्लेसेंटा का निकलना, गर्भाशय का संकुचन बंद होना। तो इसका सही आंसर है गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण प्रसार यानी कि सर्वाइकल डायलेशन से संबंधित है।
प्रसव का दूसरा चरण किस घटना से समाप्त होता है? ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा का खुलना, बच्चे का जन्म, प्लेसेंटा का निकलना या रक्तस्राव रुकना। तो इसका सही आंसर है बच्चे का जन्म के साथ जो होता है वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर खत्म हो जाता है। प्रसव का तीसरा चरण किससे संबंधित है? तो प्रसव का तीसरा चरण किससे संबंधित होता है? ऑप्शन है बच्चे का जन्म, गर्भाशय का फैलाव, प्लेसेंटा का निष्कासन या फिर गर्भाशय का बंद होना। तो इसका सही आंसर है प्लेसेंटा का निष्कासन, यानी कि एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा जो होता है वो तीसरे चरण ऑफ लेबर में हो रहा होता है। प्रसवोत्तर काल यानी कि पोस्ट नेटल पीरियड सामान्यतः कितने समय तक चलता है? ऑप्शन है 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह या 8 सप्ताह। तो पोस्ट नेटल पीरियड जो होता है वो कितने दिनों तक चल रहा होता है? सामान्यतः 6 सप्ताह यानी 6 वीक्स तक चल रहा होता है। परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन सी है? तो परमानेंट मेथड कौन सा है? ऑप्शन है कॉन्डम, IUCD, स्टरलाइजेशन या फिर ओरल पिल्स। तो इसका सही आंसर है नसबंदी यानी स्टरलाइजेशन, जो कि बोथ मेल और फीमेल में हो सकती है। ये परमानेंट मेथड होता है फैमिली प्लानिंग का। IUCD यानी कि कॉपर टी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है अंडोत्सर्जन रोकना यानी ओव्यूलेशन को रोकना, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन को रोकना, भ्रूण प्रत्यारोपण रोकना यानी कि इम्प्लांटेशन को रोकना या फिर मानसिक धर्म रोकना। तो ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? IUCD जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? उसका मुख्य कार्य होता है इम्प्लांटेशन को रोकना यानी कि भ्रूण प्रत्यारोपण को रोकना। इसी के साथ आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से 50 क्वेश्चन जो आपके 50 नंबर के आने वाले हैं वो मैंने आपको आज के इस क्लास में कंप्लीट कराया है। इसी तरह से अगर आप और क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं और इन क्लासेस की हेल्प से अपनी अच्छी भली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको और ऐसे क्लासेस देखने को मिल रहे होंगे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।